Hello guys, welcome back to our YouTube channel Guru Academy. Today we'll discuss लाइसोसोम लयन का है। आज हम लोग जो रीट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइसोसोम, जिसका बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको एक्स्ट्रा मार्क लगवाऊंगा और इसको हम पूरा डिटेल से समझेंगे आज हम लोग, तो आपको पता चलेगा कि रियली में ये बहुत ही सिंपल है और जिस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है इस तरीके से आप इसका पूरा क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसको मैं अभी समझा रहा हूँ, पूरा समझना है आपको, बहुत ही अच्छे से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइसोसोम है क्या। तो मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको तारककाय और राइबोसोम को डिस्कस किया था, वो दोनों ही झिल्ली रहित कोशिकांग है। लेकिन अगर लाइसोसोम की बात की जाती है तो ये कैसा है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होगा। कौन सा होगा, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी बात जब शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये कैसा कोशिकांग है, एकल झिल्ली वाला, मतलब कि इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, सिंगल। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि ये कैसा है, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग होगा। कैसा होगा, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग। दूसरी बात यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर लिखा है लाइसोसोम। देखो, जब भी बायोलॉजी में वर्ड आता है लाइसिस तो मतलब समझ जाना कहीं तोड़ने की बात हो रही है, और सोम वर्ड लिया गया है सोमा से, और सोमा का मीनिंग होता है बॉडी। यानी कि जैसे आपने बोला होगा कि थैलोफाइटा के अंदर प्लांट की बॉडी कैसी होती है, थैलस की जैसी। सेम टू सेम यहाँ पे सोमा का मीनिंग है बॉडी से, वहाँ प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलस। यहाँ सोमा का मीनिंग है बॉडी से। यानी कि जो लाइसोसोम है वो लाइसोसोम क्या कर रहा है, जिस कोशिका के अंदर है उसे ही पाचित कर देता है कई बार। और दूसरी बात, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य अगर लाइसोसोम का कोई है तो वो कौन सा है, पाचन है। इसलिए बोल दिया है कि ये जो बॉडी है या काय उसका क्या कर देता है, पाचन। इसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया लाइसोसोम। अब यहाँ पर बॉडी कौन सी होगी, जो सेल, जिस सेल में ये प्रेजेंट है कई बार उसका भी ये क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। और ध्यान देना, जब हम इसके कार्य पढ़ेंगे तब भी पाचन पाचन पाचन, यानी कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, कोशिका के अंदर पाचन का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपको पता चल गया वर्ड से मीनिंग। नेक्स्ट, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे बनता है। तो कोशिका के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये भी एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसका डेवलपमेंट होता है, गोल्जी काय का। किसका डेवलपमेंट होता है, गोल्जी काय का। और यही गोल्जी काय आगे क्या बना देते हैं, लाइसोसोम। क्या बनाते हैं, लाइसोसोम। तो ध्यान देंगे, जैव उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, पहले अंतः प्रद्रव्य जालिका बनेगी, जालिका से क्या बनेंगे, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से क्या बनेंगे, लाइसोसोम। और ध्यान देना, गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी बोला जाता है और लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है। ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, गोल्जी बॉडी से जो लाइसोसोम बनते हैं ये कौन सी विधि के द्वारा बनते हैं, संवेष्टन विधि के द्वारा। कौन सी विधि है, संवेष्टन विधि। ये वैसे आपके इंपॉर्टेंट नहीं है रीट में, ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम संवेष्टन विधि के द्वारा बनते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, भले ही नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। दूसरी बात, ये कौन सी कोशिकाओं में देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान देना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि कारण समझेंगे। देखिए, ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग है और हमने साफ बोला था प्रोकैरियोटिक के अंदर कि जब भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं, अनुपस्थित। और यहाँ पर एकल झिल्ली है, इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लेकिन ध्यान देना, कौन सी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे ज्यादा होंगे और कम होंगे वो मैं बात बता रहा हूं। तो ये पॉइंट हो गया कि पादप प्रोकैरियोटिक में ये अनुपस्थित होंगे क्योंकि ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब ध्यान देना, ये जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट तो है, तो यूकैरियोटिक कौन कौन से होते हैं, प्रोटिस्टा है अपने पास में, सो इसके बाद में फंगी है, प्लांटी और एनिमेलिया, 4 किंगडम है। तो यानी कि कवक में भी ये उपस्थित होंगे जो कि फंजाई जगत है, और यहाँ पर ये उच्च पादपों में भी उपस्थित होते हैं। लेकिन ध्यान देना, पादपों के अंदर ये कम होते हैं। उच्च पादप का मतलब जो कि हायर एडवांस प्लांट है, तो उच्च पादपों में ये क्या होते हैं, कम। अब ये कम क्यों होते हैं, ये ध्यान देना, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा कि जो पादप कोशिका होती है, इस पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो क्या होती है, बड़ी। और रिक्तिका भी क्या करती है, उत्सर्जित पदार्थों, कोशिका रस, उनको क्या करती है, संग्रहित रखती है।
तो यानी कि ये जो बड़ी रिक्तिका है प्लांट सेल के अंदर, यही लाइसोसोम की तरह कार्य करती है वहां पर। इसलिए उच्च पादपों में लाइसोसोम क्या होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि पादप कोशिका में उपस्थित रिक्तिका वहां पर लाइसोसोम की भांति कार्य करती है। और कवकों में भी ये क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और सारे यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं, उपस्थित, मतलब जंतु कोशिकाओं में उपस्थित। लेकिन ध्यान देना, जंतु कोशिका में एक ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर लाइसोसोम आपको नहीं देखने को मिलेगा, और वो कौन सी होती है, जंतुओं की आरबीसी। कौन सी होती है, जंतुओं की आरबीसी। यानी कि जंतु कोशिकाओं में तो उपस्थित है, लेकिन जंतुओं की जो आरबीसी सेल है, रेड ब्लड सेल, वहां पर लाइसोसोम क्या होता है, अब्सेंट होता है। इस चीज का ध्यान देंगे। तो सारी यूकेरियोटिक में प्रेजेंट है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कवकों में अधिक, पादपों में क्या होंगे, कम, क्योंकि वहां पर बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, और यही रिक्तिका लाइसोसोम की भांति क्या करती है, कार्य करती है। आगे दूसरी बात, इस कोशिकांग के अंदर, लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। इसके अंदर क्या होंगे, पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, और ये पाचक एंजाइम जो होते हैं वो एक प्रकार से जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। कैसे होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम, जिनको हम बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, या फिर इसको हाइड्रोलेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलेज। जब भी किसी एंजाइम के पीछे ASE दिखाई देता है, या हिंदी में एज आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, तो आप समझ जाना कि वो तोड़ने वाले एंजाइम है। कौन से एंजाइम है, तोड़ने वाले। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोलाइटिस एंजाइम, यानी जल अपघटनीय एंजाइम, इसी लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइसोसोम है, एकल झिल्ली वाला, इसके अंदर जो ग्रीन कलर के डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है, इसके अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम, जो कि कैसे हैं, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। दूसरी बात ध्यान देंगे, ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है, ये रियली में एसिडिक है। यहाँ पे मैंने लिखा है इसकी पीएच देखो कितनी है, 5, मतलब ये एसिडिक है। कैसे है, एसिडिक। तो ये हो गया इसकी पीएच के बारे में डिस्कस। तो यानी यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है अम्लीय जल अपघटनीय एंजाइम यहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, एक तो ये संरचना में कैसे होते हैं, सूक्ष्म, गोलाकार और थैलेनुमा। ये गोल संरचना है लाइसोसोम की, और सूक्ष्म होते हैं गोलाकार। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आगे एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है गोलाकार। कभी कभी इनकी आकृति परिवर्तन हो सकती है, वो लेकिन उस लाइसोसोम की एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये भी उसके ऊपर मेन, यानी कि उसकी कार्य की क्षमता, यानी वो क्या कार्य कर रहा है, कौन सी कोशिका में उपस्थित है, उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन ऐसे सूक्ष्म, गोलाकार और थैलेनुमा संरचना होती है। अब 0.05 माइक्रोमीटर का है, तो एक बिंदु से भी छोटी सी संरचना, मतलब जिसे आंखों से नहीं देख सकते, वो वाली बात है। अब ध्यान देना, इसी लाइसोसोम के अंदर जो ये मैंने ग्रीन भाग बनाया है, इसके अंदर जो हमने बात की जल अपघटनीय एंजाइम, ये कितने प्रकार के होते हैं, 50 प्रकार के। तो यहाँ लिखा है कि इसमें 50 प्रकार के हाइड्रोलेज, देखो ASE यानी कि तोड़ने वाला एंजाइम है, और हाइड्रो का मीनिंग है वाटर से, यानी जल अपघटनीय एंजाइम। और ये किस किस का पाचन करते हैं वो ध्यान देंगे यहाँ पर। एक तो लाइपेज यानी कि वसा का पाचन करते हैं, लाइपेज किसका पाचन करते हैं, वसा का। प्रोटीएज किसका पाचन करेंगे, प्रोटीन का। किसका पाचन करेंगे, प्रोटीन का। इसके बाद में हम बात करें कार्बोहाइड्रेज, देखो प्रोटीएज, एज यानी कि तोड़ने वाले, ये कार्बोहाइड्रेज मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले हैं। आगे लिखा है राइबोन्यूक्लिएज, एज आ रहा है पीछे, मतलब ये आरएनए को तोड़ने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, एज आ रहा है, मतलब ये किसको तोड़ेंगे, डीएनए को। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। लाइपेज वसा को तोड़ेगा, प्रोटीएज किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, और ये जो राइबोन्यूक्लिक एज है तो ये आरएनए को, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज डीएनए को तोड़ने वाले हैं। तो इस प्रकार के इसमें 50 प्रकार के आपको क्या दिखेंगे, हाइड्रोलेज एंजाइम दिखेंगे। और ध्यान देना, ये अम्लीय माध्यम में ही कार्य करते हैं, और इसी के लिए हाइड्रोलाइसोसोम के अंदर जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 5 अम्लीय, और इसी अम्लीय पीएच के अंदर ये 5 हाइड्रोलाइजेज एंजाइम काम करते हैं, 50 प्रकार के। और ध्यान देना, एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ लिया कि लाइसोसोम के अंदर माध्यम कैसा है, अम्लीय, तो अम्लीय हुआ कैसे, यानी कि इसकी ये जो झिल्ली है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रकार का पंप पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोजन पंप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पंप। और वैसे भी पीएच का मतलब ही क्या होता है,
pH का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होती जाएगी वो मीडियम उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। यानी कि ये जो हाइड्रोजन पंप यहाँ पर इसकी जो बिल्ली में है, झिल्ली के अंदर है, ये क्या करेगा, ATP को तोड़कर ADP और फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा और इस प्रकार से हाइड्रोजन को किस में मुक्त करता जाएगा, लाइसोसोम के अंदर क्या करता जाएगा, छोड़ता जाएगा। यानी कि ATP को यूज किया जाएगा किसके लिए, हाइड्रोजन पंप के लिए, ताकि हाइड्रोजन क्या हो, मुक्त किया जाए और इस प्रकार से हाइड्रोजन पंप से हाइड्रोजन मुक्त करके अम्लीय माध्यम क्या होता है, तैयार किया जाता है अंदर की ओर। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे जो सबसे फेमस क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाता है और वो क्वेश्चन है ये वाला, यानी कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली। अभी हमने बोला है आत्मघाती थैली का मतलब ये समझ सकते हैं कि जैसे बोलते हैं कि जिस थाली में खाना खा रहे हैं उसी थाली में छेद करना, यानी कि ये कोशिका के अंदर उपस्थित है। मान लीजिए ये कोशिका है और ये मान लो लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम के अंदर क्या भरे हुए हैं, अम्लीय जल अपघटनीय एंजाइम, यानी कि इसके अंदर एक तरीके से बारूद भरा हुआ है, यूं समझ लो। अब ये जो बारूद इसके अंदर भरा गया है, ये बारूद जब फटेगा तो जिस कोशिका के अंदर है उसको भी क्या कर देगा, फाड़ देगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यानी कि जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है, कौन, लाइसोसोम। तो यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली, उसके साथ में आत्मघात करने वाला कौन सा ऑर्गन हो गया, लाइसोसोम। और ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। और एक प्रश्न और ध्यान देना, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। और इसी तरीके से कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है, तो भी राइबोसोम को टिक लगाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को टिक नहीं लगाना है। ध्यान देना, वो पावर हाउस है, इंजन नहीं है। इंजन के लिए भी क्वेश्चन क्या जाता है, राइबोसोम। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये कोशिका की आत्मघाती थैली हुई कैसे। ये क्या करेगा, कोशिका का पाचन करेगा या स्व अपघटन। स्व अपघटन मतलब खुद तो फटेगा ही और जिस कोशिका के अंदर है उसको भी फाड़ देगा। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, कोशिकीय पाचन। जिस कोशिका में उपस्थित है उसका भी पाचन कर देगा और स्व अपघटन, खुद भी पच जाएगा, मतलब खुद भी खत्म हो जाएगा। तो ये लिखा है ओटो। ओटो का मतलब सेल्फ और लाइसिस का मतलब होता है पाचन, खुद का भी क्या कर लेगा, पाचन कर लेगा। तो लिखा है कभी कभी कोशिका के लाइसोसोम फट जाते हैं कोशिका के अंदर। अब ये क्यों फट जाते हैं वो मैं भी बताऊंगा। इसके ये क्या होती है, मेम्ब्रेन बस्ट हो जाती है और मेम्ब्रेन के बस्ट होने से ये जल अपघटनीय एंजाइम कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और जिस कोशिका में ये उपस्थित है उसको भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो अब लाइसोसोम के एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम, देखो अब लाइसोसोम के एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम जो ग्रीन कलर के हैं, ये एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम ये क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और जब ये बाहर निकलेंगे तो इस कोशिका के अंदर जो पाचन है, देखो यहाँ से बाहर निकला, ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया ये लाइसोसोम है, इसमें से बाहर निकलेंगे और जिस कोशिका में उपस्थित है उसका भी क्या कर देंगे, पाचन कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अब लाइसोसोम के एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम कोशिका में उपस्थित अवयवों का क्या करते हैं, पाचन, और इस तरीके से वो कोशिका को भी क्या करते हैं, खत्म करते हैं। यानी कि जो होता है ना आतंकवादी, वो खुद तो अपने अंदर बम लगा के आता ही है, लेकिन जहाँ जाता है खुद तो मरता ही है, दूसरों को भी लेके मरता है। ये वो का वही आदमी है, खुद के अंदर तो पूरा एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम भरे हैं और जहाँ जाएगा जिसमें रहेगा खुद फटेगा, कोशिका को भी फाड़ेगा। इसलिए बोल दिया इसे कोशिका की क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक्स्ट्रा मार्क लगा लेना। यहाँ पर हमने बात की है कि जो कोशिका का पाचन हो रहा है, यानी कि जब लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है तो ये जल अपघटनीय एंजाइम कहाँ जाते हैं, बाहर। तो ध्यान देना है कि मेम्ब्रेन लेबिलाइजर का मतलब होता है कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसके कारण से ये जो लाइसोसोम की झिल्ली है वो फट जाती है। तो ध्यान देना यहाँ पर एक तो कारण है आपका प्रोजेस्टेरोन और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो यूवी रे होती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें, इसके अलावा पित्त लवण भी क्या होते हैं, इसके सहायक इसमें मेम्ब्रेन लेबिलाइजर में आएंगे। लेबिलाइजर का मतलब होता है तोड़ने वाले, जो झिल्ली को फ्रेगाइल कर देते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, अल्ट्रावायलेट रे एंड पित्त लवण। इसके अलावा यहाँ ध्यान देना, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, यानी एडेक, तो ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। अगर इनकी मात्रा भी शरीर में ज़्यादा होती है तो ये भी क्या करते हैं,
झिल्ली को बस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी कि जो लाइसोसोम की झिल्ली तोड़ने के जो सबसे मुख्य कारण हैं वो प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्ट्रावायलेट रे एंड पित्त लवण एंड विटामिन, वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो ही क्या होते हैं, कारण होते हैं। इसके अलावा वो भी कारण होते हैं जो लाइसोसोम की झिल्ली को मजबूत भी बनाते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है रीट में। जब हम आगे 11th की क्लास के जब वीडियो बनाना शुरू करेंगे तो हम इसको और भी ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, इसका डायग्राम उसको भी डिटेल से देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगली बात की गई है बहुरूपी कोशिकांग। बहुरूपीय है, कभी कभी कुछ भी कर लेता है, तो ये कैसा कोशिकांग हो गया, बहुरूपी कोशिकांग, यानी पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल भी बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल, पॉलीमॉर्फिक का मीनिंग है बहुरूपीय, कभी कुछ बना लेता है, कभी कुछ रूप बना लेता है, कभी कुछ करता है, बहुत सारे काम करता है। देखो लाइपेज, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए, बहुत चीज़ों का क्या करता है, पाचन करता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं लाइसोसोम की। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो लाइसोसोम है ये वैसे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। फर्स्ट तो होता है अपना प्राथमिक लाइसोसोम, जिसको संचयी कणिकाएं भी कहा जाता है। दूसरा जो अपना होता है उसे क्या बोलते हैं हम, द्वितीयक लाइसोसोम, जिसको हेट्रोफेगोसोम भी बोला जाता है। ध्यान देना, प्राथमिक लाइसोसोम को संचयी कणिका भी कहा जाता है। दूसरा है द्वितीयक लाइसोसोम, जिसको सेकेंडरी लाइसोसोम या हेट्रोफेगोसोम भी कहा जाता है। और जो तीसरे लाइसोसोम होते हैं वो अवशेषी काय, जिसको तृतीयक लाइसोसोम, टीलोलाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडी भी कहा जाता है। और जो सबसे लास्ट वाले होते हैं वो होते हैं ऑटोफेगिक लाइसोसोम या साइटोलाइसोसोम या फिर ऑटोफेगोसोम्स भी कहा जाता है। लेकिन ये रीट में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ इनके नाम लिखे हैं। और जो ये हैं इनका आपको मैं ध्यान देता, अभी मैं इनके बारे में पूरा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब ध्यान देना, एग्जाम में प्रश्न पूछिए कि लाइसोसोम का निर्माण कैसे हुआ। तो अभी हमने क्या बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। अब आपको देखो वहां पर 4 ऑप्शन मिल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और कोई 2 ऑर्गन दे दिए। लेकिन ध्यान देना, अगर एक ही ऑप्शन में दोनों ऑप्शन मिल जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, तो आप उस ऑप्शन को टिक लगाओगे जिसके अंदर आपको दोनों नाम दिख रहे हैं। और अगर मान लो चारों ऑप्शन में अलग अलग दिए हैं तो आप टिक किसको लगाओगे, गोल्जी बॉडी को। किसको लगाओगे, गोल्जी बॉडी को, क्योंकि रियली में तो गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बना है, लेकिन गोल्जी बॉडी को किसने बनाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। लेकिन जब क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन के अंदर लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है, तो इन दोनों ऑप्शन को साथ में डिस्कस कर लेते हैं और 2-2 के जोड़े में ही आपको क्या देंगे, ऑप्शन देंगे। तो आपको टिक लगाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। अब ध्यान देना, प्राथमिक लाइसोसोम जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव। अब कोई बोल दिया कि कोई आदमी खा रहा है, खा के पड़ा रहता है, घर में कोई काम नहीं करता है, आलसी है, तो अब कोई लोग बोलेंगे भाई खाना भी तो एक काम है, आलसी कैसे हो। अरे भाई काम का मतलब ये नहीं होता है कि खा पी के पड़े रहो। ये वही आदमी है, इसका नाम लिखा है संचय कणिका, केवल संचय करेगा, लाओ बस संचय करता रहेगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक प्रकार से निष्क्रिय, इनएक्टिव। तो ध्यान देंगे, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम जो इसके अंदर उपस्थित होते हैं उनका संग्रहण कौन करते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम। और जो सबसे पहले लाइसोसोम बनते हैं, यानी कि नवनिर्मित लाइसोसोम जो पहली बार बनेगा, उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक लाइसोसोम। नेक्स्ट है गोल्जी काय और अंतः प्रद्रवी जालिका से निर्मित। तो ये किससे बने होंगे, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, मिलकर के बने हुए होते हैं, यानी इन्हीं से बनेंगे, इनसे इनका निर्माण होगा, यानी इनसे इनका क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये तो आपके पास में पॉइंट हो गए। प्राथमिक लाइसोसोम कैसा होगा, निष्क्रिय, क्योंकि ये एसिड हाइड्रोलेज यानी कि अम्लीय जल अपघटनीय एंजाइमों को क्या करते हैं, संचित करते हैं। दूसरी बात ये कैसे होंगे, नवनिर्मित, मतलब अभी अभी नए नए जो बने हैं वो प्राथमिक लाइसोसोम है, तो ये कैसे हो गए, निष्क्रिय। अब दूसरी बात कर रहे हैं, जो द्वितीयक लाइसोसोम है वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइसोसोम है। प्राथमिक लाइसोसोम और फेगोसोम जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ध्यान समझ में आ रही होगी कि सर ये फेगोसोम क्या है, इसके बारे में मैं समझा देता हूं। ध्यान देना, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई एक कोशिका है मेरे पास में। अब इस कोशिका की जो जीव द्रव्य कला है, कौन सी कला है, जीव द्रव्य कला। तो ये जो जीव द्रव्य कला है ये क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि जो बाहरी पदार्थ है उनको क्या करेगी, ग्रहण करेगी। और उसी फेगोसाइटोसिस के द्वारा
क्या बनेंगे, फेगोसोम। क्या बनेंगे, फेगोसोम। तो यानी कि प्राथमिक लाइसोसोम और फेगोसोम यानी कि जीव द्रव्य कला के फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करके जो स्ट्रक्चर बनेगी वो, और प्राथमिक लाइसोसोम दोनों के मिलन से क्या बनेगा, द्वितीयक लाइसोसोम। अभी यहाँ पे आपको फेगोसोम पे ज्यादा गौर नहीं करना है, रीट में आपके इतना डीप नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि द्वितीयक लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम और फेगोसोम के संलयन से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। जब मैं सेल बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी की सीरीज चालू करूंगा 11th की, तब वहाँ हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि फेगोसोम क्या होते हैं, क्योंकि फेगोसोम के लिए भी अलग अलग प्रोसेस हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जीव द्रव्य कला जब बाहरी पदार्थों को ग्रहण करती है तो उससे क्या स्ट्रक्चर बनती है, फेगोसोम, और इसी फेगोसोम और प्राथमिक लाइसोसोम के मिलने से कौन सा लाइसोसोम बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। लेकिन ध्यान देना, सेकेंडरी लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट काम क्या है वो ध्यान देना, ये एक्टिव लाइसोसोम है जिसको हेट्रोफेगोसोम भी कहा जाता है। ध्यान देना, प्राथमिक लाइसोसोम के एंजाइम, अभी बोला है प्राथमिक लाइसोसोम क्या करता है, एंजाइमों का संचयन करता है। तो प्राथमिक लाइसोसोम के एंजाइम के भोजन के कणों का जो पाचन है या जो जल अपघटन है वो कौन करता है, द्वितीयक लाइसोसोम। यानी प्राथमिक लाइसोसोम के एंजाइम के अब भोजन कणों का पाचन, जो भी भोजन के कणों, फेगोसाइटोसिस, फेगोसोम मैंने बताया बाहरी पदार्थों को ग्रहण करना, ये क्या है, फेगोसोम। तो जो बाहरी पदार्थों को ग्रहण किया गया है उनका अब जो पाचन होगा या जो जल अपघटन किया जाएगा वो किसके द्वारा होगा, द्वितीयक लाइसोसोम के द्वारा। और ये जो जल अपघटनी एंजाइम है ये पड़े कहाँ थे, प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब क्या हुआ, प्राथमिक लाइसोसोम के जो एंजाइम थे उन्होंने भोजन के कणों का पाचन तो कर लिया है, लेकिन ध्यान देना पाचन के उपरांत पचे हुए घुलनशील पदार्थ यानी कि इस लाइसोसोम के अंदर, यानी कि इस लाइसोसोम के अंदर जिन पदार्थों का पाचन किया गया है, तो पाचन होने के बाद में जो पचा हुआ भाग है, मतलब घुलनशील भाग पचा हुआ, उसको क्या किया जाएगा, बाहर की ओर मुक्त किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, बाहर की ओर मुक्त किया जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि घुलनशील पदार्थ पचे हुए लाइसोसोम की झिल्ली से क्या है, कोशिका द्रव्य में मुक्त किए जाते हैं। मतलब कि जैसे कि ये मान ली कोशिका है और ये लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के अंदर जिन भोजन के कणों का पाचन हुआ है उन्हें अब किधर मुक्त किया जाएगा, कोशिका द्रव्य में मुक्त किया जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ पर ये आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा कि जो भाग पच चुका है उसको लाइसोसोम से कहाँ छोड़ा जा रहा है, कोशिका द्रव्य में मुक्त किया जाता है, और ये भी काम किसका है, द्वितीयक लाइसोसोम का ही है। अब दूसरी बात ध्यान देना, आगे लिखा है जो मैंने आपको भी बताया कि तृतीय प्राथमिक लाइसोसोम, निष्क्रिय लाइसोसोम, जो संचय कणिका यानी जल अपघटनीय एंजाइमों का क्या कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, और गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम जो है द्वितीयक लाइसोसोम एक्टिव है, जो कि प्राथमिक लाइसोसोम और फेगोसोम का मतलब है कि जो बाहरी पदार्थ है कोशिका द्रव्य में उनका पहले क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, फिर उनको पाचन करेंगे, और जो पचा भाग है उसको क्या कर देंगे, झिल्ली से बाहर निकाल देंगे और कोश में छोड़ देंगे, कोशिका द्रव्य में उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। आगे ध्यान देंगे, जो तृतीयक लाइसोसोम है उन्हें हम क्या कहते हैं, अवशेषिकाएं। क्या बोलते हैं, अवशेषिकाएं, जिसको तृतीयक लाइसोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तृतीयक लाइसोसोम भी कहा जाता है। और ध्यान देना यहाँ लिखा है अवशेषी। अब देखो जो भाग का पाचन हुआ था उसे तो कहाँ मुक्त कर दिया गया है, कोशिका द्रव्य में। भाई इधर समझेंगे, जैसे कि ये लाइसोसोम, इसमें जो भी पाचन हुआ उसको तो कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिया, लेकिन जो अपचित भाग है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ रहेगा, जिस लाइसोसोम में वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको हम कह देंगे अवशेषिकाएं। क्या बोल देंगे, अवशेषिकाएं, तृतीयक लाइसोसोम। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। और जो पचे हुए कोशिकांग है उनको जो पाचन या उनको जो रखेगा वो कौन होंगे, ऑटोफेगिक लाइसोसोम, साइटोसोल लाइसोसोम और ऑटोफेगोसोम्स। बट यहाँ पर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस मैंने आपको नाम बता दिए हैं। तृतीयक लाइसोसोम को अवशेषिकाएं कहते हैं, जो अपचित भाग है उसको संग्रहित रखेंगे, और जो लास्ट में जो पचे हुए कोशिकांग है उनको रखने वाले कौन होंगे, ऑटोफेगिक लाइसोसोम या साइटोसोल लाइसोसोम या ऑटोफेगोसोम्स भी कहा जाता है। और इस प्रकार से अब हम इसके बात करेंगे कार्यों की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके कार्य हैं एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम के अंदर इसके कार्य आपको बहुत सारे दे देंगे और आपको पूछेंगे कौन सा कार्य सही है, तो यहाँ पर एक एक लाइन टू लाइन ध्यान रखेंगे तो ये आपके पूरा सही हो जाएगा। मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, इसको समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले लाइसोसोम का कार्य था ही क्या, पाचन। मैंने आपको बताया, तो ध्यान देंगे, बाह्य पदार्थों का पाचन। अभी लिखा था ना,
द्वितीयक लाइसोसोम क्या करते हैं, फेगोसोम से मिलेंगे। तो फेगोसोम का मतलब है जो बाहरी पदार्थ है उनको ग्रहण किया जाएगा और जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या बोलेंगे, फेगोसोम। ये बाहरी पदार्थों को कुछ इस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बना करके, तो वो हो गया फेगोसोम। तो बाह्य पदार्थ जो भी हैं उनका क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण के द्वारा। किसके द्वारा, भक्षण के द्वारा। और आपको शायद पढ़ा हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि फेगोसाइटोसिस भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ठोस पदार्थों को ग्रहण करना और एक होता है पिनोसाइटोसिस, मतलब तरल पदार्थों को ग्रहण करना। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है ठोस पदार्थों को ग्रहण करना और एक होता है पिनोसाइटोसिस जो कि क्या होता है, तरल पदार्थों को ग्रहण करना। और दोनों प्रोसेस को साथ में बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, मतलब अंतर ग्रहण, मतलब ग्रहण करना। तो ये क्या हो गया, बाह्य पदार्थों का क्या करेंगे, पाचन करेंगे। दूसरी बात, अंतः कोशिकीय पदार्थों का पाचन, यानी कि मान लीजिए कि ये कोशिका और यहाँ पर मान लीजिए कि लाइसोसोम है, तो जो बाहर के पदार्थ इस कोशिका में आए उनका तो पाचन करेंगे। इसके अलावा इस कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ है या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, उनका भी ये क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया अंतः कोशिकीय पदार्थों का पाचन और बाह्य पदार्थों का भी क्या करते हैं, पाचन करते हैं। और ये देखिए वसा, प्रोटीन, यहाँ पे एंजाइम है ही है। नेक्स्ट आगे, स्वलयन रोगग्रस्त कोशिका का पाचन। मान लीजिए कि शरीर में कोई ऐसी कोशिका है जिसका खुद का ही पाचन हो रहा है या मतलब वो कोशिका नष्ट होती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये लाइसोसोम फट करके उस पूरी कोशिका का क्या कर जाते हैं, पाचन कर जाते हैं और हमारे शरीर को एक तरीके से प्रतिरक्षा भी बोल सकते हैं या फिर हमारे को क्या करते हैं, उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्वलयन रोग का मतलब होता है कि जो कोशिका खुद ही लयित हो रही है, लयित का मतलब खुद ही डाइजेस्ट, मतलब खत्म होती जा रही है, तो ऐसी कोशिका में जो लाइसोसोम है वो फटेगा और उस पूरी कोशिका को ही क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरी बात है निषेचन में सहायक। अभी निषेचन में कैसे सहायक है वो समझेंगे, देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये अंड कोशिका है और मान लीजिए कि यहाँ से मान लो कि अपने स्पर्म आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं, नर युग्मक। अब इस नर युग्मक को इस अंड कोशिका में प्रवेश करना है तो यहाँ पर ट्यूनिका की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसके बारे में हम लोग और कभी पढ़ेंगे। तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन को बस्ट करेंगे तभी नर युग्मक इसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो इस कोशिका की झिल्ली को तोड़ने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, लाइसोसोम की। ये इसका क्या कर देते हैं, लाइसिस मतलब पाचन कर देते हैं। तो अंड कोशिका में नर युग्मक के प्रवेश हेतु तो झिल्ली का पाचन कौन करेंगे, ये लोग लाइसोसोम ही करेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कोशिका के विभाजन में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब वहां पर हम देखेंगे कि लाइसोसोम किस प्रकार से कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आगे, गुणसूत्रों को पृथक करना। जब गुणसूत्र प्रोफेज अवस्था होती है तब हमारे को वहां पर बहुत ही पास में दिखाई देते हैं और जब आगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज स्टेज आती है तब गुणसूत्रों को क्या किया जाता है, सेपरेट। और वहां पर हमें किसकी आवश्यकता होगी, लाइसोसोम की आवश्यकता होगी, यानी वहां पर लाइसोसोम क्या करते हैं, इन गुणसूत्रों को पृथक करते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, अंकुरित बीजों में संचित भोजन का ये क्या करते हैं, पाचन करते हैं। क्या करते हैं, पाचन। अब ध्यान देना क्यों, यहाँ पर हम नोट में ये लिख सकते हैं कि जो भी अंकुरित बीज है उसमें जो संचित भोजन है उसका क्या होगा, पाचन। तो वो किस लिए हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे नोट में अंकुरण हेतु, क्योंकि जो बीज है उसमें जो भोजन है उसके जो झिल्ली के अंदर वो कौन सा होगा, लगभग स्टार्च ही होगा और यहाँ पर स्टार्च का पाचन किया जाएगा और ये स्टार्च उस बीज को अंकुरण हेतु क्या देगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। तो यानी कि अंकुरण के लिए अंकुरित बीज में जो भी भोजन है उसका क्या किया जाएगा, पाचन। और ये भी किसका कार्य है, लाइसोसोम का। तो यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट क्या करने हैं, याद करने हैं। बट फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट सेकेंड दोनों ये और ये अपने फोर्थ पॉइंट, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कार्य के अंदर। दूसरी बात, इसकी उत्पत्ति इंपॉर्टेंट है। इसमें पाचक एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम, कौन कौन से इसमें एंजाइम होते हैं ये ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इसे कोशिका की क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा जो लाइसोसोम वाला जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और
आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी रीट के विद्यार्थी बायोलॉजी में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इसका अच्छे से स्टडी कर सकें। और दूसरी बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि वहाँ पर होने वाले डेली क्विज में आप जब पार्टिसिपेट करेंगे या जो डेली क्विज होता है उसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होता है, आपका बहुत ही बेसिक यानी कि बहुत मजबूत होता जाता है। और इस प्रकार से आप आगे एग्जाम में जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो आपकी जो अच्छी प्रैक्टिस होती है तो आप वहाँ अच्छे से कर पाते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तैयारी बहुत अच्छे से की थी लेकिन मैं नंबर नहीं लगा, यानी कि टॉपिक भी आप सब पढ़ के गए फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि आपकी कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस कमज़ोर है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होगी, अच्छी होती जाएगी। वहाँ पर डेली अच्छे एक से एक क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप किए जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।